एक छोटे से गांव में 14 साल की मासूम मीरा अपनी बीमार मां सावित्री के साथ रहती है। पिता के गुजरने के बाद मजबूरी में दोनों को चाचा जगदीश के घर शरण लेनी पड़ी, जहां उनका जीवन नौकरों से भी बदतर है। सुबह की ठंडी हवा चल रही है, लेकिन 14 साल की मीरा के लिए कोई आराम नहीं है। वो आंगन के एक कोने में बैठी भारी सिलबट्टे पर पूरे घर के लिए मसाले पीस रही है। उसके छोटे छोटे हाथ दर्द से कांप रहे हैं। पास ही खटिया पर चाचा जगदीश आराम से बैठा है और चाची विमला अपनी बेटी पायल के बालों में प्यार से तेल लगा रही है। ए लड़की, हाथ जल्दी जल्दी चला, सुबह से एक मसाला नहीं पिसा तुझसे। 14 साल की घोड़ी हो गई है, पर काम के नाम पर एकदम निठल्ली। माँ, मुझे जोर से भूख लगी है। ये मीरा तो जानबूझकर बहुत धीरे काम करती है। जब मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाए तो शरीर में चुस्ती कहां से आएगी। बड़े भाई साहब तो चले गए, पर हमारे गले ये मुसीबत बांध गए। बस हो गया चाचा जी, मैं अभी सारा मसाला पीस कर ले आती हूँ। तभी रसोई घर की तरफ से खांसने की बहुत तेज आवाज आने लगती है और आंगन की तरफ काला धुआं उड़ने लगता है। विमला का पारा और चढ़ जाता है। लो, शुरू हो गई तुम्हारी बीमार माँ की खांसी। पता नहीं गीली लकड़ियां जला रही है या मेरा घर फूकने का इरादा है। जाओ उठ यहाँ से, जाकर देख रसोई में, कहीं मेरी रोटियां ना जला दे वो। माँ की लगातार खांसी सुनकर मीरा घबराकर तेजी से रसोई की तरफ भागती है। रसोई में चारों तरफ धुआं भरा है और कमजोर सावित्री मिट्टी के चूल्हे के पास खांसते हुए रोटियां सेक रही है। माँ, आप क्यों बैठ गई इस धुएं में? मैंने कहा था ना कि मैं पानी भर कर आती हूँ, फिर खुद बना लूंगी। मीरा तुरंत सावित्री के हाथ से चिमटा ले लेती है और उसे एक गिलास पानी देती है। तू अकेली किस किस का काम करेगी मेरी बच्ची? सुबह से बिना रुके मशीन की तरह लगी हुई है। सारा बोझ तेरे इन छोटे कंधों पर डाल दिया है इन्होंने। मैं ठीक हूँ माँ, आप बस अपना ध्यान रखा करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सावित्री बेबसी से अपनी बेटी का चेहरा देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी किस्मत पर मौन रह जाती हैं। कमरे में जगदीश और विमला बिस्तर पर बैठे हैं। उनके बीच जमीन के कुछ पुराने और पीले पड़ चुके कागजात रखे हैं। ये कागज कब तक ऐसे ही छुपा कर रखेंगे हम? उस बुढ़िया और उसकी बेटी का खर्च कब तक उठाना पड़ेगा? ज्यादा दिन नहीं विमला, बस थोड़ा और सब्र कर ले। सब्र? अरे मीरा बड़ी हो रही है, कल को उसके ब्याह का सारा खर्चा भी क्या हमारे ही माथे पड़ेगा? वही तो असली खेल है। मैं इस मीरा की शादी किसी ऐसे घर में करूंगा जहां एक पैसे का भी दहेज ना देना पड़े। बस एक बार कैसे भी करके बिना दहेज के इसकी विदाई हो जाए, फिर इसके हिस्से की ये सारी जमीन और ये घर हमेशा के लिए हमारा। विमला के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है और जगदीश कागजों को वापस समेटकर रख देता है। वहीं दूसरी ओर घने जंगल की तेज चिलचिलाती धूप में पसीने से भीगा एक गठीला नौजवान पूरी ताकत से लकड़ियां काट रहा है। ये भोला है, मेहनत ही जिसकी कुल जमा पूंजी है। वो लकड़ियों को एक भारी गट्ठर में बांधता है और अपने मजबूत कंधों पर उठाकर गांव के हलचल भरे बाजार की ओर निकल पड़ता है। भीड़ भाड़ को चीरते हुए भोला सीधे रामू सेठ की दुकान पर पहुंचता है और राहत की सांस लेते हुए अपना गट्ठर नीचे रखता है। भोला, ये लकड़ियां तो कुछ नम लग रही हैं मुझे, ठीक से सूखी नहीं है क्या? सेठ जी, आप खुद अपने हाथों से जांच लीजिए। मैंने पूरी ईमानदारी से इन्हें छांट कर काटा है, एक भी लकड़ी गीली नहीं निकलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। वो भोला की सच्चाई और उसके पसीने से भीगे कपड़ों को देखकर मुस्कुराता है। तेरी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है भोला। ये ले तेरे पूरे पैसे, तेरी मेहनत का एक पैसा भी नहीं काटूंगा। भोला सम्मान से दोनों हाथ जोड़कर पैसे ले लेता है। रात का समय है। भोला का घर बहुत ही कच्चा और टूटा फूटा है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। भोला चुपचाप जमीन पर बैठकर खाना खाता है। उसके चेहरे पर एक गहरा अकेलापन और उदासी है।
खाना खाने के बाद वो घर के पास बने एक छोटे से मंदिर में जाता है। वहाँ कोई नहीं है, बस भगवान की मूरत के सामने एक दिया जल रहा है। हे भगवान, दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन जब थक हार कर इस सूने घर में लौटता हूं तो ये अकेलापन काटने को दौड़ता है। मेरे इस सूने घर के लिए भी किसी अपने को भेज दो प्रभु, कोई ऐसा जो इस घर को अपना समझे और जिसके लिए मैं जी सकूं। भोला श्रद्धा और उम्मीद के साथ अपना सिर झुका लेता है। दिए की लौ उसके उदास चेहरे पर पड़ रही है। कुछ साल बीत गए हैं। मीरा अब सयानी हो चुकी है और घर के हर काम का बोझ उसी पर है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मीरा आंगन में बैठी बर्तन मांज रही है। जगदीश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आता है। सुन ले सावित्री, अपनी इस लाडली को अब जल्दी विदा कर इस घर से। जवान बेटी को कब तक घर में बिठाकर रोटियां तोड़वाएगी? मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो जिंदगी भर तुम माँ बेटी का पेट पालता रहूं। पर बिना पैसों के उसकी शादी कैसे होगी? तुम ही तो कह रहे थे कि जमीन के हिस्से से कुछ पैसे। कौन सी जमीन? कैसा हिस्सा? जो था सब इसके बाप के इलाज में बिक गया। अब जो है वो मेरा है। जगदीश पैर पटकता हुआ घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो गांव की चाय की टपरी के पीछे एक वकील के साथ खड़ा नजर आता है। वकील साहब, काम पक्का होना चाहिए। मीरा के नाम जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उसके ऐसे कागज बनाओ कि शादी के बाद वो सीधे मेरे नाम हो जाए। बिना दहेज की शादी और मुफ्त की जमीन, यही तो असली खेल है। आप फिक्र मत कीजिए जगदीश जी, ऐसा जाल बिछाएंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सूने आंगन के भारी सन्नाटे में मीरा चुपचाप रो रही है। चाचा की कड़वी बातें सुनकर उसे बहुत दुख पहुंचा है। तभी सावित्री उसे ढूंढते हुए वहां आती है। मत रो मेरी बच्ची, तेरे ये आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। माँ, मैंने कभी इस घर को पराया नहीं समझा। दिन रात खटती हूँ कि शायद चाचा चाची के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। क्या मैं सच में इतनी बड़ी बोझ हूँ माँ? तू बोझ नहीं, मेरी ताकत है मीरा। ये दुनिया पैसों की भूखी है। यहाँ खून के रिश्तों से ज्यादा जमीन के कागजों की कीमत होती है। पर तू हिम्मत मत हारना। इंसान की नीयत मैली हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ हमेशा सच्चा होता है। वो सब देख रहा है। सावित्री अपनी बेटी का हाथ मजबूती से थाम लेती है। दोनों को नहीं पता कि उनकी किस्मत अब क्या नया रंग दिखाने वाली है। जगदीश गांव के बाहर जंगल के रास्ते से गुजर रहा है। उसकी नजर सामने से आते भोला पर पड़ती है। भोला के कपड़े पसीने और मिट्टी से सने हैं और वो लकड़ियों का एक बहुत भारी गट्ठर ढो रहा है। उसकी भयानक गरीबी देखकर जगदीश के शातिर दिमाग में एक तरकीब कौंधती है। अरे भोला, रुक जा भाई, इतनी धूप में जान दे देगा क्या? राम राम काका, बस 2 पैसे कमाने के लिए बाजार जा रहा था। आप यहाँ कैसे? मैं तो तेरे ही बारे में सोच रहा था भोला। तू सीधा साधा मेहनती इंसान है। मैंने सोचा है कि अपनी भतीजी मीरा का हाथ तेरे हाथों में सौंप दूं। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा, मेरे घर में तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पकती है। मैं भला आपकी भतीजी को क्या सुख दूंगा? मुझे अपनी बेटी के लिए महलों का सुख नहीं, तेरे जैसा ईमानदार इंसान चाहिए भोला। न मुझे दहेज चाहिए, न कोई और खर्चा। बस एक जोड़ी कपड़ों में मीरा को अपना ले। भोला अवाक रह जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो भगवान ने उसकी रोज की प्रार्थना सुन ली हो। जगदीश ने घर आकर अपना फैसला सुना दिया है। सावित्री अपने कमरे में जमीन पर सदमे में बैठी है। मीरा पानी का ग्लास लेकर अंदर आती है। उस जालिम ने तुझे जीते जी मार दिया मीरा। दहेज और जमीन बचाने के लिए तुझे गांव के सबसे गरीब आदमी के पल्ले बांध रहा है। जिसके घर की छत से आसमान दिखता है, तू उस भोला के साथ कैसे जिंदगी काटेगी? माँ, आप शांत हो जाओ। चाचा ने जो किया वो उनके कर्म है, लेकिन जहाँ तक भोला जी की बात है, मैंने गांव में सुना है कि वो गरीब जरूर हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। पर बेटी, खाली पेट ईमानदारी से आग नहीं बुझती।
माँ, महल में रहकर भी मैंने कौन सा सुख देखा है। यहाँ भी तो हर निवाले के साथ ताने ही खाए हैं। अगर उनका दिल साफ है तो सूखी रोटी भी सुकून से खा लूंगी। आप मेरी फिक्र छोड़ दो माँ, मैं खुश रहूंगी। मीरा की बातों में इतनी गहराई और समझदारी है कि सावित्री के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। इधर भोला की शादी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। शाम को भोला काम से घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसके दो दोस्तों ने उसे रोक लिया और हंसते हुए उसके मजे लेने लगे। अरे भोला बाबू, क्या बात है? आज तो तुम्हारे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। हमने सुना है जगदीश काका अपनी भतीजी की शादी तुमसे कर रहे हैं। सही कह रहा है। हमारी किस्मत कहाँ ऐसी भाई। कुछ भी कहो भोला, लकड़हारे की तो लॉटरी लग गई। लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी है। अरे भाइयों, तुम लोग भी ना बस मजाक उड़ाना जानते हो। ये सब भगवान की इच्छा है। काका ने मुझ गरीब पर भरोसा किया है, बस मैं उनके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है मेरे भाई, पर हमें तो बस दावत से मतलब है। इतनी सुंदर दुल्हन ला रहे हो, शादी की एक बढ़िया सी पार्टी तो बनती है ना। भोला की ये भोली और सच्ची बातें सुनकर उसके दोस्त जोर से हंस पड़ते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में बिना किसी दिखावे के भोला और मीरा की शादी हो रही है। पंडित जी अग्नि के सामने मंत्र पढ़ रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर गांव की कुछ औरतें खड़ी तमाशा देख रही हैं। बेचारी मीरा, चाचा ने दहेज के लालच में इसे कुएं में धकेल दिया। अब सारी उम्र लकड़हारे के घर चूल्हा फूकेगी। अरे तू क्या जाने, दौलत तो जगदीश के पास भी है, पर नियत कैसी है। भोला गरीब जरूर है, पर आदमी हीरा है। देखना, ये अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और भोला मीरा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। यहीं से उन दोनों की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। रात हो चुकी है। शादी के बाद मीरा ने भोला के इस छोटे से घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। भोला पास ही शांति से बैठा है और मीरा चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। इस छोटे से घर में भी अब बहुत सुकून और खुशी है। मीरा, तुमने सारी उम्र पक्के मकान में बिताई है और यहाँ बरसात में छत भी टपकती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पा रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए था। सुख ईंट और पत्थर की दीवारों में नहीं होता जी, वो तो इंसान के बर्ताव में होता है। वहाँ महलों जैसा घर था, पर मेरे हिस्से में सिर्फ ताने और बेइज्जती आई। यहाँ भले ही छत से पानी टपकता हो, लेकिन आपकी इज्जत और प्यार ने मुझे सच में किसी रानी जैसा महसूस कराया है। तुम्हारा ये बड़प्पन ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है मीरा। चलो अब जल्दी से खाना लगा लो, भूख बहुत जोरों की लगी है। दोनों जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने बैठते हैं। उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि सच्चा रिश्ता दौलत का मोहताज नहीं होता। भोला और मीरा अभी खाने का पहला निवाला मुंह तक ले ही जाते हैं कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे बाहर खड़ा इंसान बहुत घबराया हुआ है। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, आप खाइए, मैं खोलती हूँ दरवाजा। मीरा उठकर दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चौखट पर उसकी माँ सावित्री खड़ी है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और हाथों में एक मैली सी गठरी है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं बचा था। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी रात को इस हालत में किसने किया ये सब माँ? मीरा की घबराई हुई आवाज सुनकर भोला तुरंत खाना छोड़कर बाहर आता है। दरवाजे पर अपनी सास को इस हालत में देखकर वो एकदम सन्न रह जाता है। माँ जी, आप चौखट पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। तेरे चाचा ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया बेटा। कह रहा था कि जब मीरा ही घर में नहीं रही तो अब तेरा क्या काम। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। कितने पत्थर दिल है चाचा, उन्होंने जमीन के लिए तुम्हें भी बेघर कर दिया। मीरा, तुम रोना बंद करो।
माँ जी, ये घर जितना मेरा और मीरा का है उतना ही आपका भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से यही आपका घर है। आइए अंदर चलकर हमारे साथ 2 निवाले खा लीजिए। भोला जानता था कि अब उसे तीनों के लिए और भी ज्यादा पसीना बहाना होगा। फिर भी इस नई जिम्मेदारी को लेकर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इस तरह देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। इन महीनों में भोला ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार भोला की वो सच्ची मेहनत और सावित्री का आशीर्वाद रंग लाता है। रामू सेठ की बड़ी फैक्ट्री के दफ्तर में रामू सेठ अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे हैं, जबकि भोला पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ उनके सामने खड़ा। रामू सेठ मुस्कुराते हुए, भोला, सालों से तू मुझे लकड़ियां दे रहा है, आज तक तेरी नाप तौल में एक रत्ती भर की बेईमानी नहीं मिली। मेरी फैक्ट्री अब बड़ी हो रही है और मुझे इसे संभालने के लिए तेरे जैसे जी एक सच्चे और ईमानदार इंसान की जरूरत है। सेठ अपनी मेज से एक बड़ा रजिस्टर उठाते हैं और भोला के हाथों में थमा देते हैं। आज से तू लकड़ियां नहीं काटेगा, तू अब इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। मजदूरों का हिसाब और पगार अब तेरे हाथों से बटेगी। सेठ जी, मुझ अनपढ़ लकड़हारे पर इतना बड़ा भरोसा? इंसान कागजों की पढ़ाई से नहीं, अपनी सच्चाई से बड़ा होता है भोला। जा, घर जाकर अपनी बीवी और माँ को ये खुशखबरी दे। सूरज ढल रहा है और मीरा आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही है। पास ही खटिया पर सावित्री बैठी है। तभी भोला बुरी तरह हांफते हुए भागकर आंगन में आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा रजिस्टर है और चेहरे पर ऐसी खुशी है जो इस घर ने पहले कभी नहीं देखी। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। रामू सेठ ने तो आज कमाल ही कर दिया। क्या हुआ जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? और ये आपके हाथ में कैसा रजिस्टर है? ये मेरी बरसों की मेहनत का फल है मीरा। रामू सेठ ने आज मेरे हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और बदले में ये रजिस्टर थमा दिया। अब मैं कोई लकड़हारा नहीं रहा। सेठ जी ने मुझे अपनी पूरी फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया है। अब हमारे गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। भोला की बात सुनकर मीरा और सावित्री तो जैसे हैरान ही रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी किस्मत अचानक ऐसे भी पलट सकती है। अगले ही पल मीरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। हे मेरे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना बेटा कि इंसान की सच्चाई और नेकी उसे कभी झुकने नहीं देती। तूने कभी लालच नहीं किया, हमेशा ईमानदारी की सूखी रोटी खाई। ये उसी का फल है। तेरे साफ दिल ने आज इस टूटे घर में खुशियों की रोशनी कर दी है। मुझे तो हमेशा से पता था कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आपने इस घर में मुझे जो सम्मान और प्यार दिया, भगवान ने उसी के बदले आपको ये तरक्की दी है। आज मैं चूल्हे पर गुड़ वाली मीठी रोटियां बनाऊंगी। हमारी जिंदगी के सारे करवे दिन अब सच में पीछे छूट गए। इस छोटे से आंगन में आज जो सुकून और खुशी की लहर है, वो दुनिया के किसी भी महल से बड़ी है। तीनों के चेहरों पर एक नई उम्मीद है जो बता रही है कि उनके जीवन का एक सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। कुछ और महीने बीत चुके हैं। फैक्ट्री के बड़े प्रांगण में भोला साफ सुथरे कपड़ों में एक मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने मजदूरों की लंबी लाइन लगी है। वो रजिस्टर में देखकर एक एक कर सबको तनख्वाह बांट रहा है। ये लो रामदीन, तुम्हारा पूरा हिसाब। बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, अगला कौन है? आगे आओ। लाइन में से एक कमजोर, बूढ़ा और फटे पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर धीरे धीरे आगे आता है। वो पैसे लेने के लिए अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। भोला जैसे ही पैसे देने के लिए चेहरा ऊपर उठाता है, वो बुरी तरह चौंक जाता है। चाचा जी, आप? वो फटेहाल मजदूर कोई और नहीं, जगदीश है। अपना नाम सुनकर जगदीश सामने देखता है और भोला को सुपरवाइजर की कुर्सी पर बैठा पाकर शर्म से अपना सिर झुका लेता है। दोनों एक दूसरे को अवाक होकर देखते रह जाते हैं। भोला जगदीश को भीड़ से दूर एक कोने में ले जाता है।
भोला के सामने आते ही जगदीश फूट फूट कर रोने लगता है। चाचा जी खुद को संभालिए, आपकी हालत कैसे हो गई? गांव में आपका इतना रुतबा था, इतनी बड़ी जमीन थी, फिर आप इन फटे कपड़ों में यहां तक कैसे पहुंच गए? चाची और पायल कैसी हैं? मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा भोला। पायल के लिए शहर से एक बहुत अमीर रिश्ता आया था। उन्होंने दहेज में 10 लाख रुपए मांगे। झूठी शान और पैसों के लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने मीरा के हिस्से की बची हुई जमीन और अपना पुश्तैनी घर सब कुछ बेच दिया। सोचा था कि पायल रानी बनकर राज करेगी। सब कुछ बेच दिया? पर फिर शादी का क्या हुआ? शादी कभी हुई ही नहीं बेटा। वो लोग धोखेबाज निकले। शादी के दिन वो सारा पैसा और जेवर लेकर रातों रात भाग गए। मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा पैसा, सब कुछ एक पल में खाक हो गया। आज नौबत ये आ गई है कि मैं अपनी बीवी और बेटी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा। मैंने अपनी ही जड़ें काट ली भोला। जगदीश शर्म से जमीन पर बैठ जाता है। भोला के दिल में अपने चाचा के लिए कोई नफरत नहीं, बल्कि सिर्फ दया है। अगले दिन सुबह भोला और मीरा जगदीश के साथ बस्ती में आते हैं। झोपड़ी के बाहर विमला और पायल फटे कपड़ों में लोगों के जूठे बर्तन मांज रही हैं। मीरा को देखते ही विमला घबराहट में अपनी नजरें चुराने लगती है। मीरा, तू यहाँ? हमें सड़ी हुई बस्ती में कीड़ों की तरह रेंगते देखकर तो तेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिली होगी ना? भगवान ने हमें हमारे किए की भयानक सजा दी है। किस्मत ने जो भी किया उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है चाची। अपनों को इस दर्द में देखकर मुझे सुकून कैसे मिल सकता है? हम तेरे अपने कैसे हो सकते हैं मीरा? हमने तो जिंदगी भर तुझे खून के आंसू रुलाए, तुझे सिर्फ एक नौकरानी ही समझा। हम इसी सजा के लायक हैं। मैंने आपको कभी पराया नहीं समझा चाची। मैं यहाँ आपको ताने देने या नीचा दिखाने नहीं, बल्कि अपने परिवार को इस नर्क से निकालकर वापस घर ले जाने आई हूँ। मीरा आगे बढ़कर पायल के जूठे बर्तन मांजते गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। पायल शर्म से लगातार आंसू बहा रही है। मुझे माफ कर दे मीरा दीदी, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नीचा दिखाया, और आज देख मेरी खुद की क्या हैसियत रह गई है। मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। बस कर पायल, जो बीत गया उसे भूल जा। गलती इंसान से ही होती है। तू मेरी छोटी बहन थी और हमेशा रहेगी। तू कितनी अच्छी है मेरी बच्ची, और हम कितने स्वार्थी निकले। जो हुआ उसे हम कैसे भूल जाएं? सब कुछ दिल से निकाल दीजिए चाची। जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए। अब आप सब हमारे साथ हमारे घर चलेंगे, वहीं जहां आपका असली हक है। पायल और विमला फूट फूट कर रोते हुए मीरा के गले लग जाती हैं। माफी के इन आंसुओं ने सालों की सारी नफरत को हमेशा के लिए धो दिया है। झोपड़ी से विदा लेकर अब सब भोला और मीरा के नए घर आ गए हैं। आज पूरा परिवार जगदीश, विमला, पायल और सावित्री एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहा है। भोला बेटा, तूने हमें सिर्फ सड़क से ही नहीं उठाया, बल्कि मुझे मेरा खोया हुआ जमीर वापस लौटा दिया। जिस मीरा का मैंने हक छीना, आज उसी ने मुझे सर छुपाने के लिए छत दे दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। परिवार में एहसान नहीं गिना जाता चाचा जी। बुरे वक्त ने हम सबको सिखा दिया है कि इंसान पैसे से नहीं, बल्कि अपनों के सच्चे प्यार और सम्मान से अमीर होता है। बिल्कुल सही कहा। अब आप लोग ये पुरानी बातें भूल जाइए और बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हारी इस अच्छाई ने मेरी बंद आंखें हमेशा के लिए खोल दी। कभी जिन रिश्तों में सिर्फ नफरत और लालच की दीवारें थीं, आज वहाँ एक सच्चे परिवार का प्यार बस चुका है। भोला की मेहनत और मीरा के बड़प्पन ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में माफी और इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आज उनके पास सिर्फ एक पक्का मकान ही नहीं, बल्कि अपनों का सच्चा साथ भी है। और इस तरह ये पूरा परिवार पुरानी कड़वाहट भूलकर हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगता है।